नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल HP कॉम्पिटिटिव फोकस पर। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियसली एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो देखो, ये वीडियो नंबर 1 रहेगी, इसलिए इसको नाम दिया गया है टेस्ट नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के बारे में हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट है, फ्यूल सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी विद एन एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 70%। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। आगे है, फ्यूल सेल्स वर्क कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट आर सप्लाइड। ये भी बात सही है, जब तक हम रिएक्टेंट्स को सप्लाई करते रहेंगे तब तक फ्यूल सेल जो है वो काम करता रहेगा। आगे है, फ्यूल सेल आर पोल्यूशन फ्री। फ्यूल सेल जो है वो पोल्यूशन फ्री होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी, फ्यूल सेल कन्वर्टेड इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ये जो वाली स्टेटमेंट है ये गलत है और यही हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो देखिए, एक फ्यूल सेल जो है वो क्या करता है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो हम बोलेंगे कि केमिकल एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। केमिकल एनर्जी को चेंज करता है यह इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच साल्ट। ऑप्शंस हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट साल्ट्स ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम। देखो, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर होती है बाइकार्बोनेट साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किस कारण होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टेनलेस स्टील कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। स्टेनलेस स्टील जो है उसकी कंपोजिशन क्या होती है, वो कौन कौन से एलिमेंट्स से मिलके बना होता है। तो देखो, यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो इसमें क्या क्या होता है लिखेंगे हम, कार्बन, ठीक है, और होता है क्रोमियम, और क्या होता है, निकल भी होता है, फिर मैंगनीज की बात करेंगे, मैंगानीज की बात करेंगे, और आयरन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होगा, कार्बन, क्रोमियम, निकल, मैंगनीज और आयरन। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ए फार्मर यूटिलाइजेस स्लेक्ड लाइम इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइजर्स इन द सॉइल इट मीन्स। बोलता है कि एक किसान अपने खेतों में क्या कर रहा है, स्लेक्ड लाइम डाल रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उस खेत की मिट्टी जो है, ऑप्शंस देखो, लार्जली एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक है, लार्जली बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक है, रूट ऑफ प्लांट्स आर बीइंग ईटन बाय आर्ट बॉम्ब्स। तो क्या है, जो इंसेक्ट हैं वो प्लांट्स की रूट्स को खा रहे हैं, और फिर स्लेक्ड लाइम इज एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। स्लेक्ड लाइम क्या है, एक ऑर्गेनिक खाद है। देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉइल इज लार्जली एसिडिक। तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम। अब आपको कमेंट में बताना है स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम इज केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल व्हाइल फॉस्फोरस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इसका मतलब हुआ कि सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं और फास्फोरस को हम वाटर में रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, सोडियम यानी कि Na और पोटाशियम यानी कि K, ये दोनों एयर में और वाटर में क्या करते हैं, आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इनको केरोसिन में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। और अगर हम फास्फोरस की बात करते हैं तो ये एयर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके
आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको हम वाटर में डाल के रखते हैं। ठीक है, तो यही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम रिएक्ट वाइगरसली विद मॉइस्चर एंड वाटर एंड इमीडिएटली कैचेज फायर। और दूसरी तरफ है फॉस्फोरस आल्सो कैचेज फायर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर और ऑक्सीजन, इसलिए इसको फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है, वाटर में रखा जाता है। और अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो इसको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, बट टाइप ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये जो रिएक्शन है हमारे पास Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम इट गिव्स Al2O3 प्लस 2 Fe, ये किस प्रकार का रिएक्शन है, कम्बिनेशन या एडिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिसोसिएशन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो ये जो आयरन है Fe है, इसकी जगह कौन आ रहा है, एल्यूमिनियम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो इसको ऑप्शन नंबर डी सही लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बात करते हैं, द रिएक्शन enamel of teeth is not soluble in water but it start deteriorating when pH level in mouth is, बोलता है कि जो हमारे पास इनेमल होता है, टीथ का इनेमल, ये वाला भाग जो कि चमकता है, वाइटिश पार्ट, इनेमल जो है वो इनसॉल्युबल है वाटर में वो सॉल्युबल नहीं होता है, इनकी वाटर से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर माउथ की, मुंह में पीएच का लेवल कितना हो जाए तब इनेमल जो है वह डिटोरेटिंग यानी कि खराब होना शुरू हो जाता है। ऑप्शन देखो, मोर देन 7.5, लेस देन 5.5, लेस देन 6.5 या फिर मोर देन 5.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन 5.5। अगर हमारे पास 5.5 से ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है हमारे माउथ में, पीएच लेवल 5.5 से ज़्यादा हो जाता है तो हमारा इनेमल जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कंटेन्स डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हम जिप्सम की बात करते हैं, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि जब हमारी हड्डियां टूटती हैं तो उनको जोड़ने के काम आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, तो ये देखो ये है फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो यहाँ पे हाफ H2O मॉलिक्यूल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हाफ H2O। नेक्स्ट है, विच मेडिसिन इज यूज्ड टू क्योर एसिडिटी, एसिडिटी को क्योर करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटाएसिड। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, द एक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज इन द ऑर्डर। तो देखो हमारे पास एक रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल जिसको हम बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स और सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स की एक सीरीज दी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो देखो ये हमारे पास सीरीज है यहाँ पे, तो इसमें मोस्ट रिएक्टिव है ऊपर वाली तरफ, और जो जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते जाएंगे तो इनकी रिएक्टिविटी जो है वो कम होती रहती है, कम होती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सोडियम है, सोडियम नंबर 1 पे आएगा, तो ये 2 ऑप्शंस में है, सोडियम आ गया। उसके बाद मैग्नीशियम आ रहा है तो मैग्नीशियम आएगा, फिर उसके बाद हमारे पास Cu यानी कि कॉपर आ रहा है, और लास्ट में Au यानी कि गोल्ड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये आपको याद करनी है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखो कॉटन जो है एक नेचुरल फाइबर है, जूट जो है वो भी नेचुरल फाइबर है, नाइलॉन जो है वो नेचुरल फाइबर नहीं है, और सिल्क वो भी एक नेचुरल फाइबर है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लेड नाइट्रेट इज हीटेड
देन ब्राउन फ्यूम्स आर वेल्व्ड ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ विच गैस। यानी कि जब हम लेड नाइट्रेट को, लेड नाइट्रेट है ये हमारे पास PbNO3 ट्वाइस, इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है, इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे। और जो ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे वो कौन सी गैस के कारण निकलेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन दी गई है, तो हमारे पास लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ये जो ब्राउन फ्यूम्स होते हैं ये नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से होते हैं। तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक्वारेजिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एक्वारेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ, तो एक्वारेजिया में क्या होता है, एसिड होते हैं, दो एसिड होते हैं और दोनों के दोनों क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं। एक हमारे पास होता है HCl और दूसरा होता है कंसंट्रेटेड HNO3, और इनकी रेशो कितनी होती है, HCl की 3 और HNO3 की 1, तो ये 3:1 में होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पार्ट्स ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी सीरीज। अब फिर से एक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन आ रहा है, बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव। तो इसके लिए हमें ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। ऑप्शन देखो, कैल्शियम, लेड, गोल्ड और जिंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम सबसे पहले है, उसके बाद लेड यहाँ पे है, उसके बाद गोल्ड की बात कर रहे हैं और जिंक यहाँ पे है। तो सबसे पहले कौन आया, कैल्शियम नंबर 1 पे आया। अगर हम नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे आया जिंक, नंबर 3 पे कौन आया, लेड आया, और नंबर 4 पे गोल्ड। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बट इज अमलगम। अमलगम क्या होता है, तो जब भी आपने अमलगम वर्ड देखना है तो मरकरी, मरकरी ध्यान में रखना है, Hg। ऑप्शन देखो, अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, अलॉय ऑफ आयरन निकल क्रोमियम, या फिर अलॉय ऑफ मरकरी एंड एनी अदर मैटर या मेटल। इसकी जगह लिखो मेटल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलॉय ऑफ मरकरी एंड एनी अदर मेटल। मरकरी के साथ कोई भी मेटल का अलॉय कहलाता है अमलगम। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल एसिड रिएक्ट विद एब्सोल्यूट इथेनॉल। तो इसमें क्या करना है, इथेनॉल का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, इथेनॉल एसिड के साथ। तब हमने बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो देखो ऑप्शन है इथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, ब्यूटेनोइक एसिड या पेंटेनोइक एसिड। तो देखो यहाँ पे ये दिया गया है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, तो हमें यहाँ पे मिल रहा है इथाइल इथोनेट यानी कि इथाइल एसीटेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द प्रोसेस इन विच जिंक मेटल इज डिपोजिटेड एज ए लेयर ऑन आयरन। तो जिंक मेटल की लेयरिंग करते हैं आयरन के ऊपर, क्यों करते हैं, ताकि हम उसको रस्टिंग से बचा सके, जंग लगने से बचा सके। उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही होगा, गैल्वेनाइजेशन। तो कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ऑन द सरफेस ऑफ आयरन टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। बेकेलाइट और मेलामाइन किसके एग्जाम्पल हैं, ऑप्शन देखो, थर्मोप्लास्टिक, रेयन, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या फिर पॉलिस्टर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी कि ऐसे प्लास्टिक
जिनको, या ऐसे पॉलीमर्स जिनको हम एक बार हीट कर देंगे और फिर वो एक शेप में आ जाएंगे, उसके बाद उनकी शेप को फिर से रीगेन नहीं किया जा सकता है। एक बार वो सेट हो गए फिर उसके बाद उनका कुछ नहीं होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। अब बेकेलाइट और मेलामाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मेलामाइन किस लिए यूज होता है? फायर प्रूफ क्लॉथ बनाने के लिए, फायर प्रूफ क्लोथ्स बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। और बेकेलाइट स्विचेस बनाने के लिए, जो हमारे इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं उनको बनाने के लिए, साथ में हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल यानी कि बर्तनों के हैंडल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच सब्सटेंस ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड, यानी कि ब्लैक गोल्ड किसको बोला जाता है? ब्लैक गोल्ड किसको बोला जाता है? ऑप्शंस क्या है? कोक, कोल, बिटुमन या फिर पेट्रोलियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम। ए डार्क ऑयली लिक्विड विद अनप्लीजेंट ऑर्डर। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है हमारे पास पेट्रोलियम। और इसी से फिर क्या निकलता है? पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, डीजल, और साथ में हमारे पास कैरोसिन ऑयल, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें मिलती हैं पेट्रोलियम से। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज यूनिट ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी के यूनिट्स हमें बताने हैं। फ्यूल एफिशिएंसी के क्या बताने हैं? यूनिट्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, किलो जूल पर किलोग्राम, किलोजोल पर किलोग्राम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, टू मिसिबल लिक्विड्स फॉर विच बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज लेस देन 20 to 25 केल्विन कैन बी सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। इनकी दो लिक्विड्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है वो 20 से 25 केल्विन है, तो उनको हम कौन से मेथड से सेपरेट करेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन मेथड या फिर स्ट्रीम डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड। तो ये भी बात ध्यान में रखनी है कि ये मेथड कब यूज होता है? जब हमारे पास दो लिक्विड्स हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है वो 20 से 25 केल्विन है, ठीक है। तब हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं उनको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। अब आपके लिए काम क्या है? आपको पता लगाना है कि वो कौन कौन से मिक्सचर हैं लिक्विड्स के जिनको हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर ऑफ सोडियम एटम्स आर प्रेजेंट इन 6.9 ग्राम ऑफ सोडियम एलिमेंट। ऑप्शंस है हमारे पास 18.066 इंटू 10⁻23, 18.066 इंटू 10⁻24, 1.81 इंटू 10⁻23 या फिर 1.81 इंटू 10⁻22। तो देखो इसको किस तरह से सॉल्व करना है यह आपको पता है, आपने मोल जो मोल कंसेप्ट है वो पढ़ा है। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास, उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने नंबर होते हैं ये हमें पता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सोडियम एटम्स निकालने हैं। तो सोडियम एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23 ग्राम। 23 ग्राम में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स, ठीक है। अब हमें पूछा है कि 6.9 ग्राम में कितने होंगे। तो देखो 1 ग्राम में कितने आ जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 23, ठीक है। और 6.9 ग्राम में कितने आ जाएंगे? तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन
23 इंटू 6.9, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.81 इंटू 10⁻23, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, प्लाज्मा विच इज कंसीडर्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कंटेन। तो जो प्लाज्मा है जिसको कि हम चौथी स्टेट ऑफ मैटर मानते हैं, वो क्या होता है, उसमें क्या होता है? तो देखो ये होते हैं हमारे पास पार्टिकल्स आर सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड एंड आर इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस। तो ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि आयनाइज्ड गैस की फॉर्म में होते हैं। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं प्लाज्मा के, जैसे कि लाइटनिंग, जब आकाश से बिजली पड़ती है तो वो भी एक फॉर्म है और उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। फिर सोलर विंड, ऑरोरा, फ्लोरोसेंट लाइट और न्यूक्लियर फायरवॉल। ठीक है, तो ये सब प्लाज्मा के एग्जाम्पल्स हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। जब कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें से कि रोशनी पास हो जाती है उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, जब भी किसी सॉल्यूशन के आर पार क्या होता है, लाइट जो है वो पास हो जाती है, तब हम बोलते हैं कि वो टिंडल इफेक्ट है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहाँ पे, किसी लिक्विड सॉल्यूशन में। तो हमें बताना है कौन सा टिंडल इफेक्ट शो करता है, साल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मिल्क सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, दैट इज मिल्क सॉल्यूशन। मिल्क सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाउ और डेज इज मिक्सड विद पेट्रोल एंड यूज एज क्लीनर फ्यूल। हमें बताना है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो पेट्रोल में मिक्स किया जाता है ताकि वो एज ए क्लीन फ्यूल यूज किया जा सके और उससे कम पोल्यूशन हो। ठीक है, और एफिशिएंसी जो है वो उसकी ज़्यादा हो। ऑप्शन देखो, सोडियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड या इथेनॉल। तो ध्यान में बात रखनी है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और अब करंट अफेयर है हमारा एक, कि सरकार ने बोला है कि अप्रैल 2023 से पेट्रोल में क्या करेंगे, पेट्रोल में 20% इथेनॉल डाला जाएगा। 20% इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स किया जाएगा या डाला जाएगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग टू सेकंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, विच एलिमेंट विल हैव अ लार्ज एटॉमिक साइज अमंग दीज। ऑप्शंस हमारे पास हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम। तो देखो ये जो है हमारे पास सेकंड पीरियड है, ये वाला, ठीक है, ये वाला सेकंड पीरियड है। तो देखो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो साइज जो है वो डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज्ड, साइज जो है वो कम होता है। और अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम, तो साइज जो है वो इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पीरियड की बात करी गई है। तो सेकंड पीरियड में नाइट्रोजन है हमारे पास, ऑक्सीजन है, कार्बन है और बेरिलियम है। तो बेरिलियम का साइज सबसे बड़ा होगा। फिर इस तरफ जाते जाते साइज जो है वो घटता जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास कार्बन का साइज आएगा, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद ऑक्सीजन का और सबसे छोटा नियॉन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेरिलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एनर्जी सेल ऑफ एन एटम कैन बी प्रिडिक्टेड बाय द फॉर्मूला। इनकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी सेल में किस फॉर्मूले से पता लगाए जा सकते हैं। ऑप्शन देखो, ऑप्शंस हैं 2x क्यूब, 2x स्क्वायर, x स्क्वायर या 4x।
देखो हमने पढ़ा है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है 2n²। तो यहाँ पे n की जगह x लिख दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे दिखाया गया है सेल नंबर 1 के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2 होंगे, और किस फार्मूले की 2n²। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। और यहाँ पे सेल नंबर 2 के लिए और सेल नंबर 3 के लिए भी इसी तरह फार्मूले का यूज़ करके हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, यस रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो कि रदरफोर्ड द्वारा किया गया, उससे हमें किसकी डिस्कवरी का पता चलता है, उससे हमें क्या पता लगता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, बीटा पार्टिकल या एटॉमिक न्यूक्लियस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में पता चलता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, एन एलिमेंट ए इज फाउंड इन नेचर हैज 2 आइसोटोप्स विद मासेस कितने हैं, एक का है 13.4 और दूसरे का है 30.4 इन द रेशो 2:3। और ये कौन सी रेशो में है, 2:3 की रेशो में है। हमें बताना है इसका एवरेज एटॉमिक मास, इस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास। तो देखो ये जो हमारे पास है विद मास नंबर 31.4, इसके कितने हैं 2 है, ये कितने 2 इसकी रेशो है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास 30.4, इसकी रेशो कितनी है, इसकी रेशो है 3, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा हमारे पास 826, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो अब हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए हम इन दोनों को प्लस करेंगे, तो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 154.0, ठीक है। अब कितने नंबर है टोटल, एक है 2 और एक के हैं 3, तो इन दोनों को प्लस करके टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 30.8। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यस व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला हमें बताना है। देखो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से रिएक्ट करके हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, ठीक है। और इसको ही हम स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो मिली होंगी। अगर आपको हमारा कंटेंट और वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।